नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। पुलवामा में हमले के बाद से ही देश में बदले की मांग हो रही थी। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने को लेकर सड़क पर पूरा देश उतर आया था और जरूरत सरकार ने भी महसूस कर ली थी कि अब बारी आ चुकी है दुश्मन को उसकी भाषा में ही समझाया जाए। पहले राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के बाद पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि सेना को खुली छूट देने का क्या मतलब होता है। पर पाकिस्तान की फितरत बदलने का नाम नहीं ले रही। भारत के बदले रुख के बाद भी कभी दोस्ती की बात करता है, कभी शांति की, कभी समझौते की, कभी सहयोग की, लेकिन हर बार धोखा, हर बार सीजफायर का उल्लंघन, दोस्ती के नाम पर पीठ पर खंजर। जिसके बाद सवाल यह है कि हमने कई मोर्चे पर पाकिस्तान को परास्त तो किया है, लेकिन पड़ोस में पनप रही जहर की इस जड़ को कैसे खत्म किया जाए और आखिर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का इलाज क्या है। तो पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को हम देखें तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से बदले हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। लेकिन पाकिस्तान है कि उसकी फितरत बदल नहीं रही है। अभी भी वो आतंकी बेलों को अपनी सरजमी से बढ़ावा दे रहा है। वहां के विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनके यहाँ आतंकी हैं, बीमार हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पहले सुनिए जरा। He is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he's really unwell. He is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he's really unwell. तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरजमी पर ही अजहर मसूद हैं, यहीं पर हाफिज सईद हैं, दूसरे आतंकी भी यहीं पर हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर ये दिखावा किया जा रहा है आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर, तो आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, किस तरह की मजबूरी है, क्या उनके आंतरिक हालात इस तरह से बिगड़े हुए हैं, या फिर उनकी कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से दिखावा ज्यादा है और कार्रवाई आतंक के खिलाफ कम। इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, बीजेपी नेता हैं, सिद्धिश्री जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आरपी सिंह जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, सतवीर सिंह जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, और मनोज पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। अमित पुरी जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं कि उनकी सरजमी पर ही अजहर मसूद है, दूसरे आतंकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, बार बार धोखा। आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान को मैंने सुना। गनीमत है कि उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट था गुजरे 70 सालों में, उसमें और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कोई अंतर ही नहीं था। लेकिन विगत 25 साल के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों नॉन स्टेट प्लेयर्स के हाथ में चला गया, यानी पाकिस्तान के बियॉन्ड कंट्रोल है। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान का कोई अर्थ नहीं है। आपने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह की बातें कही, मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूं। आप देखें, एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। 90-91 के दशक में जब इस्लामिक नेशंस की समिट होती थी, तो उम्मा का मामला कह करके उसे प्रोजेक्ट किया जाता था। आज इंटरनेशनली पूरे ग्लोब में, अक्रॉस द ग्लोब जिस तरह का वातावरण है, मैं किसी एक पार्टी की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो में एक पैराडाइम शिफ्ट है। आज हिंदुस्तान की विदेश मंत्री उसमें स्पेशल गेस्ट के रूप में जाती हैं, एड्रेस करती हैं, पाकिस्तान उससे बाइकआउट करता है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई, इसके बाद अक्रॉस द ग्लोब कोई कंट्री उसका विरोध नहीं करती, काउंटर टेररिज्म अटैक का। यूएन चार्टर के हिसाब से जो सेल्फ डिफेंस का हमें अधिकार था, उसको लेकर के कोई इंटरनेशनल डिसेंट की वॉइस नहीं होती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएस, यूके एंड फ्रांस एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं चर्चा के इस दौर में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। लगभग 3 दशकों से यूएन के सामने टेररिज्म को डिफाइन करने का चार्टर पड़ा हुआ है, व्हाट इज बेसिकली ए टेररिज्म इज। और ये हाई टाइम है कि अब यूएन रेजोल्यूशन आना चाहिए, रिजॉल्व आना चाहिए कि टेररिज्म क्या है, क्योंकि इंडिया का ये प्रस्ताव बहुत दिनों से यूएन के लेवल पे है। और ये जो सॉल्ट है ना, इसका पिंच
खाली हमने ही नहीं लिया है। इस प्रॉक्सी वॉर का या इस टेररिज्म के डायमेंशन ईरान तक भी गए, अफगानिस्तान तक भी गए, बांग्लादेश तक भी गए, दक्षिण एशिया प्रभावित, अफगानिस्तान भी गया, तमाम तरह के देशों के अंदर गए। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात छोड़ भी दूं तो भी इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स के अंदर ये टेररिज्म साउथ एशिया बहुत बुरी हालत के अंदर है। इलाज क्या है साहब, इलाज क्या? इलाज मैं एक दो पंक्ति में कहने का प्रयास करता हूं, हालांकि इतना ट्रिवियल इशू नहीं है कि इसे आप 50-55 मिनट की टेलीविजन डिबेट में हल कर लें। विजन तो होना चाहिए हमारे पास। हमारे शास्त्र में एक वाक्य कहा गया है, शठे शाठ्यम न समाचरेत। ये इसका प्रथम लक्षण है, प्रथम उपचार है। और तैयार रहिए, मैं इससे ज्यादा और कहने की स्थिति में नहीं हूं कि चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर हो, एक्टाबाद पार्ट 2 रिपीट होने जा रहा है दुनिया के सामने। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, आपको क्या लगता है कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को बैकफुट पर लाना पड़ेगा और इच्छा शक्ति भी दिखानी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान का इलाज होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुधरने में नहीं आ रहा है। पहली बात वो अभी भी इसने देखिए फिर से उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, लगातार कर रहा है। तो इनको एक ऐसा करारा जवाब देना है। हमारी भारत सरकार, हम उनके साथ हैं। सेना ने अपना पूरा जो भी दायित्व निभाया है, पूरा अपना सैन्य बल का परिचय भी दे दिया है। तो अब ये हमारे भारत सरकार को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेना क्या, अब लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है और ये आतंकवाद हमारे देश को खोखला करने के लिए एक नस्ल तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इनकी ये फैक्ट्री को बंद करना जरूरी है। इस पे हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, हमारा पूरी तरह से समर्थन है, आतंकवाद को खत्म किया जाए। ठीक है, आरपी सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की फितरत नहीं बदल रही है। सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना एक विकल्प है, लेकिन पाकिस्तान का कंप्लीट इलाज किया जाए, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे, इसके लिए क्या रोड मैप देखते हैं आप? देखिए, बड़ा ये जो टेररिज्म है शुरू हुआ है और पनप रहा है। बेसिक रीजन तो मैं आप सबको ये बता दूं, रीजन है अपनी पॉलिटिकल शिथिलता, यानी जो वीकनेसेस हैं पॉलिटिकल, उसको ये लोग पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे 89 से जब से JNK के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, मिलिट्री फोर्सेस ने वहां पे 2-3 बार उनके कमर तोड़ करके पॉलिटिकल बॉसेस को वहां का शासन दे दिया था, लेकिन फिर भी वहां पे ये कार्रवाई बढ़ती ही जा रही है, हाल में रुक नहीं रही है। तीसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज तक 70 साल के स्वतंत्र देश के अंदर भी कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। यहाँ तक कि एजेंडा या किसी चीज पे सभी लोग दस्तखत करते हैं। IOC में कितने कंट्री दस्तखत कर दिए, UN में कितने दस्तखत कर दिए, लेकिन किसी भी सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल डॉक्ट्रिन के ऊपर या मिशन काम करने के ऊपर ये 22-23 जो भी पॉलिटिकल नेशनल लेवल की पार्टीज हैं या प्रोविंस लेवल की पार्टी हैं साइन नहीं किए। यानी कि सरकारें बदलती हैं तो पॉलिसीज बदलती हैं, पॉलिसी बदलती हैं, उनके सरकार के दौरान ही पॉलिसी खिचड़ी हो जाती है। एक दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाए। एक दिशा, अब आपको टेररिज्म से लड़ना है तो एक दिशा में बढ़िए, जैसे हमको फौज में सिखाया जाता है, एक लक्ष्य दे दिया भाई हमको कारगिल चाहिए, अब कैसे लेना है, बाएं से जाओगे, दाहिने से जाओगे, सामने से जाओगे, पीछे से जाओगे। उन्हें मुझे कह दिया मुझे कारगिल चाहिए, अब हम कहां से जाए मेरे ऊपर छोड़ो, लेकिन एक डॉक्टर ने एक एम दे दिया। अब हमको यहाँ पे कुछ डॉक्टर नहीं दे रहे। अब यहाँ पे कभी फौज को आगे इस्तेमाल करते हैं, कभी हिंटर। अभी JNK में अभी देखिए क्या सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे आर्मी ने काफी कोशिश करके हैंड ओवर किया, फिर इन लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को हैंडल किया। वैली में 90% जो गढ़ है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और या RR मिलिट्री है ही नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, BB कैंट वगैरह आप श्रीनगर के हाट में जाएंगे तो एक भी आपको यूनिफॉर्म OG नहीं दिखेगा, पैरामिलिट्री खाकी दिखेगा। तो अब खाकी की क्या जन्म सिद्ध अधिकार है आप जानते हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग आप जानते हैं, उनकी उम्र जानते हैं। तो इस चीज को जरा देखिए आप, अभी क्या है, लड़ाई कमजोर हो जाती है वहां पे। ज्वाइंट सर्विस का जो वहां पे कंट्रोल है उसमें एक भी सेना का अधिकारी नहीं है, एक भी अधिकारी नहीं है, जबकि पहले उस ज्वाइंट वाले में हमेशा ही वो रहता है। मतलब मजबूती से हमको जवाब भी देना और खुद को भी मजबूत करना है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए
तभी आप एक तरह से इस आतंकवाद के खिलाफ मजबूती लड़ से लड़ सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। आपकी एक नेबरिंग कंट्री होती है श्रीलंका, जिसमें कि इंडिया ने एलटीटी के खिलाफ एक नी जर्क रिएक्शन किया था, लेकिन खत्म नहीं कर पाई थी। आईपीकेएफ को विड्रॉ करना पड़ा था और अभी जाके देखिए श्रीलंकन आर्मी ने वहां से पूरे के पूरे खत्म कर दिया है। तो क्या इंडिया नहीं कर मतलब सकती? विजन चाहिए और इच्छा शक्ति चाहिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सत्यवीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से इमरान खान के अगर हम बयानों को देखें, दबाव रहता है आर्मी का, ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार पर आर्मी का दबाव रहता है, आईएसआई की चालें होती हैं, वही गोटियां सेट करते हैं। लेकिन इमरान खान की फितरत देखिए कि कभी शांति की बात करते हैं, कभी समझौते की बात करते हैं और सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन। जी, इमरान खान जो हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या है। हिंदुस्तान के पास में फौज है और पाकिस्तान आर्मी के पास में पाकिस्तान है। बेसिक डिफरेंस ये है कि यहां पर तो हमारा पूरा देश है, उसके एक अंग के रूप में फौज है और फौज उस तरह लड़ती है क्योंकि सिविलियन पॉलिसी है वो सुपीरियर है। लेकिन वहां पर गाए बजाए, चाहे इमरान आए, चाहे कोई दूसरा आए, चाहे जरदारी आए, लेकिन वहां पे आर्मी का ही पूरा वर्चस्व है। जैसा सेना कहेगी वैसा सरकार करेगी, जैसा सेना कहेगी। जो स्क्रिप्ट, जो भी भाषा बोलते हैं इमरान खान, वो भाषा उनकी नहीं है, वो आर्मी की भाषा है। तो जो वो लिख के दे देंगे वो बोल देंगे। और दूसरी बात, जो अभी कर्नल आरपी सिंह जी ने बताया कि हमारे पास में कोई जो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी कोई नहीं है सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि हम बना नहीं चाहते, हमारे पास वक्त नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप के पास में कि इधर सोचे भी। एक पार्टी आएगी, दूसरी आएगी, वो सब इलेक्शन देखते रहते हैं कि हमारा वोट कहां जा रहे हैं, किस तरह हम वो करेंगे। लेकिन जो पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए, जो डॉक्ट्रिन बनना चाहिए, मतलब हम तत्कालीन स्थितियों के हिसाब से तैयार रहते हैं, लेकिन दीर्घकालिक हमारे पास कोई नीति नहीं है। शॉर्ट विजन रहे उनकी, मायोपिक। तो ये बेसिक उनकी वीकनेस है। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, भौगोलिक स्थिति उसकी देख लें, विश्व में राजनीतिक स्थिति उसकी जो भी हो, लेकिन समस्या हमारे लिए बन रहा है। दिक्कत पाकिस्तान की है या फिर वहां की आंतरिक समस्या? देखिए, पहले तो अभी मैं अमित पुरी जी को सुन रहा था, सत्यवीर जी ने भी कहा, कर्नल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि सठे साठ्यम समाचरित, पहली बात। दूसरी बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, विनय न मानत जलधि जल, भय बिन होय न प्रीत। तो पहली बात तो भय बिन होय न प्रीत, तो भय पैदा करना पड़ेगा। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी। ठीक है, वहाँ सेना सरकार चला रही है, यहाँ सेना हमारी सरकार का एक अंग है, लेकिन अंग अगर आपका मजबूत है तो दूसरे में भय पैदा कर देगा, ये तय मान के चलिए, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो कश्मीर है, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कहें कि कांग्रेस ने गलती किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी गलत किया, क्योंकि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका अभाव है। हम सरकार बनाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले वहाँ सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, कर्नल साहब कह रहे थे कि भाई सेना ने हैंडओवर कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल विल के अभाव में। तो हमें इस देश में पहली बात कि राजनीतिक निहित स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और राष्ट्रीय हित में एक सिक्योरिटी पॉलिसी, चाहे किसी की भी सरकार आए जाए, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसे बनना चाहिए, और सारे राजनीतिक दलों को राजनीतिक इच्छा दिखाते हुए एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना चाहिए। जब तक सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक कोई बहुत समस्या का समाधान नहीं होगा। और एक बड़ी बात है कि ये सारी समस्या की जड़ कश्मीर बना हुआ है, और कश्मीर जब देश आज़ाद हुआ तो 370 और 35A अपने, जब हम अंगुली किसी की तरफ उठाते हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ उठा रहे हैं तो 4 अपनी तरफ भी आती हैं, 3-4 जो भी कह लीजिए वो अपनी तरफ भी आती हैं। तो चलिए, उस समय की एक व्यवस्था रही होगी, समय की समस्या रही होगी, 35A और 370 आ गया। हम ये नहीं कहते उन लोगों ने गलत किया, क्योंकि जिस समय कहीं संघर्ष चल रहा होता है, तात्कालिक परिस्थितियां बहुत सारी चीज़ों को लाने, ले जाने या बदलने करने की जिम्मेदार होती हैं।
उस समय की सरकार ने जो भी किया वो उस समय की व्यवस्था थी, लेकिन यदि इस समय यदि यह महसूस हो रहा है तो इसको निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 35A और 370 को सारे राजनीतिक दलों को एक साथ होकर के खत्म कर देना चाहिए। अमित पुरी जी, जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही कि इच्छा शक्ति भी दिखानी है, क्योंकि पाक एक तरफ शांति के कबूतर उड़ा रहा और दूसरी तरफ सीमा पर बम भी बरसा रहा, कैसे उसकी फितरत बदलेंगे? देखिए, जो शब्द इसके लिए है वो टेलीविजन डिबेट के अंदर इस्तेमाल करने लायक नहीं है। मैं उसको बहुत शालीनता से डबल स्पीक कह के संबोधित कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान का एक नेशनल कैरेक्टर है डबल स्पीक का। ये इंडिविजुअल्स का हो तो भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर पूरा नेशन एक डबल स्पीक के लेवल पे आके खड़ा हो जाए और वो भी खास तौर पे आपका पड़ोसी, तो समस्याएं तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समस्या साहब ये भी है कि जब भी हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं वो नई समस्या पैदा कर देता। कई मानों में आपकी इस बात से मैं सहमति भी व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि गुजरे हुए कई सालों का जो राजनीतिक विश्लेषण या अनुभव है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, उसके बाद भी हमले हुए, उसके बाद भी फितरत नहीं बदली। एयर स्ट्राइक की है और इसके बाद भी स्थितियां बदल जाएंगी, सुधर जाएंगे, बहुत उम्मीदें नहीं कर सकते। अरे भाई, नींबू के पेड़ पे कंकड़ मारने से संतरा नहीं हो जाता, नींबू ही रहता है। अब जड़ में मट्ठा डालना पड़ेगा। असलियत ये है। तैयारी क्या है? विश्वास रखिए, उस दिशा में देश का संकल्प आगे बढ़ चुका है। सिद्धेश्वरी जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से शॉर्ट टर्म हम तो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, लेकिन दीर्घकालिक पॉलिसी नहीं बन पाई, कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से इस तरह के हालात, और पाकिस्तान को ऊपर जो हमने ये प्रेशर क्रिएट किया है ये आगे भी कायम रहे, इसके लिए क्या रोड मैप? जी देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए थी। अभी 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, ऐसे बहुत से हमले हुए आतंकवाद के, 18 हमले हो चुके हैं इन सालों में। तो क्यों नहीं, पहले से क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया गया? अब जब समय आया, विल पावर की बात की जाए, वाकई राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी लीडरशिप को, क्योंकि हमारे भी इंदिरा गांधी जी ने भी जो लीडरशिप ने जो अपनी एक इच्छा शक्ति थी, तब जाकर के हमने 1971 में पाकिस्तान ये इच्छा शक्ति एक विशेष कालखंड में ही क्यों रहती है, जबकि ये रेगुलर हमारी समस्या है, रेगुलर हमें इससे नहीं बढ़ना। कि वही चीज आनी चाहिए। इस वक्त इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल अभी संकल्प रैली निकाल लेने से, आप संकल्प लीजिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप करिए, हम लोग साथ हैं। सभी दल, तब भी विपक्षी दल साथ आए थे, अभी भी साथ आए। आप संकल्प रैली निकाल रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बना दो, तो ये आपकी संकल्प शक्ति है। आप जनता के बीच जाके आप, अब हम ज्यादा अपने जवान मरने नहीं देंगे। हमारे जवान एक आतंकवादियों से इस प्रकार से लड़के अपनी जान गंवा रहे हैं, ये गलत चीज है। इस पे जरूर इनिशिएटिव लेना, गंभीरता से सोचना है, और प्रधानमंत्री को इसमें आगे आना चाहिए, ना कि वोट मांगने, ना कि रैलियां करने के लिए आप उन्हीं शहीदों के चित्र लगा के आप भाषण दे रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कहाँ का कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित पुरी जी, आपका रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक लेंगे। आप कह ले तो मैं कहूँ, आज का समय मुझे लगता नहीं है कि पॉलिटिकल तुर्की जवाब देने का है। तमाम तर इंडिया में, तो मैं कह रही हूं, एक मिनट सिद्धेश्वरी जी, आपने बोला, मैंने सुना, प्लीज प्लीज प्लीज। आज के समय में इंडियन टेलीविजन के हर डिबेट को अक्रॉस द बॉर्डर कहीं ना कहीं छोटे या बड़े पैमाने पर इंटरनेट के युग में देखा जा रहा है। जरूरत है पाकिस्तान को संदेश दिया जाए। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन है, ये हमारी डेमोक्रेसी की, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की खूबी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शेम के नारे लगे, और इंडिया की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब बीजेपी नहीं, इंडिया का पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होम मिनिस्टर के साथ बैठा पुलवामा के अटैक के बाद और एयर स्ट्राइक के बाद, देश की विदेश मंत्री के साथ पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बैठा। ये जो टोन दुनिया के सामने भारत की गई है, उसे ये कह के मत हल्का कीजिए। बिल्कुल, अब ये जो प्रेशर बना है, अगर बादशाह की जान पे नहीं बनेगी तो वो युद्ध नहीं, राजनीति। ये संदेश अगर इस देश से जाएंगे, हमने 71 की लड़ाई, ब्रेक के बाद भी देखेंगे आखिर क्या कुछ विकल्प हैं, किस तरह से पाकिस्तान को परास्त किया जा सकता है और उसकी फितरत को बदला जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि पाकिस्तान की फितरत बदल नहीं रही है। वक्त कैसा भी गुजरा हो, संदेश कैसा भी गया हो, किस भी तरह की हमने नीति अपनाई हो, लेकिन पाकिस्तान अपने बनाए हुए नियमों से आतंक को पाल पोस रहा है, बढ़ावा दे रहा है और हमारे लिए समस्या बन रहा है। आरपी सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी हमने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया है, लिमिटेड ऑपरेशन हमने किए हैं, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिस एक्सीलेंस का परिचय हमारे सेना के जवानों ने दिया है, एक संदेश गया है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत नहीं बदल रही। और क्या ऑप्शंस आप देखते हैं जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा जाए और ये जो दबाव बना है ये लगातार बना रहे? देखिए, हमारी अगर सैन्य पॉलिसी कोई हो तो जो कि देश के पास एक सिंपल सी पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस की, कि हम भाई डिफेंस में तो हैं, हम अटैक नहीं करने जा रहे, लेकिन हम ऑफेंसिव, अगर हमें किसी ने अटैक किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे अंदर आकर के उसको समाप्त करेंगे। अगर ये पॉलिसी है तो उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान 10 बार सोचेगा आने के लिए। दूसरी बात, आप उनके जितने भी ठिकाने हैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैं अभी मेरे पास कोई ऐसा प्लान है नहीं, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि आर्मी के ऊपर हर तरह का प्लान दिया हुआ है। ये तो सहन शक्ति या इच्छा शक्ति होनी चाहिए देश के जो भी शासक हैं कि उनको छूट दें कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई आज की बात नहीं है, ये आतंकवाद आपके श्रीनगर और वैली के अंदर 1989 यानी 89 से शुरू है और तब से ये कार्रवाई हो रही। और आपको यकीन नहीं होगा, उस समय हम लोग छोटे वहदे पे होते थे, एक साल में 450 राइफलें निकाल के इनको दिया है। मतलब इनको इस तरह से तोड़ा गया था कि इनके अंदर ताकत नहीं थी फिर से पनपने की। ये तो बाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, बिल्कुल कमियां रही जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर बनी। और पाकिस्तान के साथ आज करना है, जिस दिन भी आदेश मिलेगा, ये जो लोग रह रहे हैं वहां पे, आखिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट ही तो किया है, आखिर क्यों कह रहे हैं कि वो बीमार है? बिल्कुल, सत्यवीर सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, आखिर किस तरह की मजबूरी है पाकिस्तान की? कभी अमेरिका उनके ऊपर दबाव बनाता है, कभी भारत बनाता है, लगातार आतंक का चेहरा उसका बेनकाब होता जा रहा, लेकिन फिर भी इस तरह की फितरत। देखो, सबसे पहले बात तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो आतंकवाद की शुरुआत कैसे हुई। ये जनरल जियाउल हक ने डाली थी कि हम इनको टेररिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारी फौज भी कम लगेगी और ये जो कम कीमत पर इनको हम हायर करेंगे और इनको हम इंडक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, इंडक्ट करेंगे। तो ये पॉलिसी 89 में उसने शुरू करी और उसके बाद में बाकायदा पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेंड किया इनको, टेररिस्ट को, और उसके बाद में इन्होंने इंडक्ट करना शुरू किया। अफगानिस्तान में भी इन्होंने किया, तालिबान के रूप में आतंक का व्यापार कर रहे हैं और आतंक का उन्होंने व्यापार किया। वक्त की कमी है। मनोज पांडे जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है फाइनल सोल्यूशन क्या है? सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं और भी विकल्प हैं? विकल्प कूटनीतिक है, राजनीतिक है और सैन्य है, तीनों, और विकल्प तीनों खुले रहने चाहिए। एक विकल्प से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। विकल्प तीनों खुला रखा जाए और देश में अपने आवाम को भी इस लेवल पर लाया जाए कि राजनीति में जो लोकतंत्र में वोटों की राजनीति हो रही, जिसके लिए राजनीतिक दल भाग रहे हैं, देश की जनता समझे कि राजनीति बाद में है और देश पहले है। अमित पुरी जी, कैसे संदेश देंगे? 10 सेकंड। देखिए, गुजरे 70 सालों में जो इंडिया की अपनी पॉलिसी रही सनातन काल से कि जियो और जीने दो, यानी पाकिस्तान फले और फूले, और मुफ्त में मिली आज़ादी थी, इसलिए उसका मोल पाकिस्तान जानता भी नहीं था। क्षमा किया जाऊंगा इस शब्द के लिए, लेकिन कड़वी सच्चाई आज आम जनमानस की ये है। बहुत फल फूल लिए, बिल्कुल। अब यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत मौका दे दिया है, अब उनको जो है औकात में लाना होगा और इस फितरत को बदलने के लिए लगातार प्रेशर और कार्रवाई करनी होगी। लेकिन फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का वक्त आ चुका है, उसी की भाषा में समझाने का भी वक्त तैयार है। नमस्कार।